नमस्ते साथियों। आज की क्लास में हम व्यंजन संधि के सभी नियमों के बारे में बात करेंगे। इन नियमों के अलावा व्यंजन संधि में कोई भी नियम नहीं है। इन नियमों को आपने अगर समझ लिया, आपने अगर इनको रट लिया, तो फिर व्यंजन संधि आपके जेब में। व्यंजन संधि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो उसका पहला नियम यह है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क च ट त प वर्ग हो, नहीं क च ट त प वर्ण हो, यानी क च ट त प वर्ग का पहला वर्ण हो। ये क च ट त और प ये हो पहला वर्ण, और फिर आगे वाले शब्द का जो पहला वर्ण है वो स्वर हो या स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण हो, या क च ट त प वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल और व हो। तो ये जो क च ट त प है ये अपने वर्ग के जो तीसरा वर्ण है उनमें बदल जाते हैं। जैसे क बदलेगा, क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा क ख ग ग, तो क बदल जाएगा ग में। उसी प्रकार च बदलेगा च छ ज ज में। च किस में बदलेगा? ज में। उसी प्रकार ट ड में बदल जाएगा, और उसी प्रकार त ड में, और प बदल जाएगा ब में। जैसे दिक प्लस वधु। अब इसकी संधि क्या होगी? इसकी संधि हम इस नियम के हिसाब से देखें तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ये अपना क्या है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह है, ये वह है। तो नियम कहता है कि क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, क का तीसरा है ग, तो क के स्थान पर ग हो जाएगा। तो ये दी और ये ग और ये व और दु, दिग्वधु। इसको स्पष्ट लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब ही आधा ही होता है, तो दिग्वधु, दिग्वधु। इसी प्रकार दूसरे नियम में यह है भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण द हो, और फिर आगे आने वाला शब्द शुरू होता है क ख त थ प फ और स से। तो ये त में बदल जाएगा। कौन बदलेगा? ये द बदलेगा। इस पहले वाले नियम में भी यही बदल रहे हैं, क च ट त प बदल रहा है, और इसमें ये द बदलेगा, द बदल जाएगा त में। जैसे उद प्लस क्षिप्त, इसमें ये द है और क्षिप्त में पहला क है, तो द बदल जाएगा त में। तो क्या हो जाएगा? उ और ये त और ये क्षिप्त, उत्क्षिप्त। इस शब्द को हम स्पष्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उत्क्षिप्त, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये आगे वाला शब्द है उद प्लस तर, ये द और ये इसमें ये त, तो ये द बदल जाएगा त में, उत्तर। इसको स्पष्ट ये ऐसे लिखा जाता है, उत्तर। तो यहां उत्क्षिप्त और यहां उत्तर। इन दोनों नियमों में हम बात करें तो ये जो आगे वाला शब्द है ये अपना स्वर तीसरा चौथा वर्ण और ये र ल, ये आते हैं साथियों घोष वर्ण में, घोष वर्ण में। और जो पहला और
दूसरा जो वर्ण है क चट त प वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है वो आता है अघोष में। तो इससे अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई अघोष वर्ण के बाद में घोष है, तो उच्चारण दोनों को मिलाने से उच्चारण आसानी से कब होगा? जब ये भी इसमें बदलेगा, क चढ़ त प घोष में बदलेगा, और इनका घोष इनका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, तो ये तीसरा हो गया। क चढ़ त प गजड़ दब में बदल जाएगा, ये घोष वर्ण हो गए, ये भी घोष है। तो अघोष के बाद में घोष हो तो ये अघोष भी घोष हो जाता है। और उसी प्रकार जो ये दूसरा उदाहरण है, दूसरा जो नियम है, उसमें जो ये द है ये अपना घोष वर्ण है, और जो ये क ख त थ प फ और स, क ख पहला दूसरा और त थ भी पहला दूसरा, प फ भी पहला दूसरा, और स भी अघोष में ही आता है। तो ये अपने हो गए अघोष वर्ण। अब जब घोष के बाद में अघोष है, दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो उच्चारण आसानी से होगा जब ये भी बदल जाएगा इसी के अनुरूप, यानी ये भी घोष अघोष में बदल जाएगा। तो द तीसरा है, तो इसका पहला वर्ण वो होगा अघोष, तो ये पहला वर्ण द का पहला त थ और द, ये त पहला वर्ण है, ये अघोष है। और क ख त थ प फ स ये भी अघोष है। उसी प्रकार से ये अपना तीसरा नियम ये कहता है क चट त प वर्ग में क चट त प वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण हो। पहला या तीसरा वर्ण आप जान गए होंगे, ये पहले तो ये क च ट त और प ये पहला वर्ण होता है, और इसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है ये ग जड़ द ब है। तो ये तीसरा नियम यह कहता है वे क चट त प हो और ग जड़ द ब हो, और उनके बाद में कोई पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण से अभिप्राय ग म न ण ये, तो पहले और तीसरे के बाद में पंचम वर्ण हो तो ये पहला और तीसरा जो वर्ण है ये बदल जाता है पंचम वर्ण में। इन्हीं वर्गों के ये जो वर्ग कोई सा भी वर्ग हो, चाहे क वर्ग हो या च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, जिस वर्ग का ये वर्ण है उसी वर्ग का पंचम बनेगा। जैसे क हुआ तो क का पंचम ङ होता है, उसी प्रकार से त हुआ तो त का पंचम वर्ण न होता है। कोई भी वर्ग हो उसी का पंचम वर्ण बनेगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द है जगत प्लस मिथ्या, तो यहाँ जो ये त पहला वर्ण है और इधर म ये पंचम वर्ण है, तो ये त बदल जाएगा पंचम वर्ण में इसी वर्ग के। त वर्ग का पंचम वर्ण होता है त थ द ध न, तो त बदलेगा न में, त बदल जाएगा न में। तो यहां लिखे हम जग, त बदल गया न में, और फिर मिथ्या, ये मिथ्या। तो स्पष्ट ये हो गया। अब इसको स्पष्ट लिखेंगे तो जग जगन मिथ्या ऐसे लिखा जाएगा। जग जगन मी और जगन में ये थ है ना, और ये हो गया अपने
जगन मिथ्या। तो यह तीसरा नियम आपने समझा। अब बात करें चौथे नियम। चौथा नियम कैसे क्या आता है देखो। स्वर, कोई भी स्वर हो, ए आई ऊ, और उसके बाद में ये स हो, वर्त्य स, ये वाला स जिसका नाम वर्त्य स है, कहीं कहीं दंत्य स भी मिलता है। तो स्वर के बाद में ये वर्त्य स हो, तो जो ये वर्त्य स है ये बदल जाता है इस मूर्धन्य स में। ये वर्त्य स बदल जाता है मूर्धन्य स में। उदाहरण के हिसाब से जैसे ये प्रति प्लस स्थान है, तो कहाँ है प्रति प्लस स्थान, ये यहां है। अब प्र और यहां स्वर है ई, त में ई लगा हुआ है, तो यहां पे स्वर है प्रति, और ये स बदल रहा है इसमें, तो यहां ये लगा दो, और फिर है थान, ये स बदल रहा है इस स में, तो फिर है थान, तो ये हो गया प्रतिस्थान। लेकिन ये शब्द भी शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध नियम ये वाला नियम से आ जाएगा। अगर मूर्धन्य से के बाद में त या थ हो, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, ये मूर्धन्य से उसके बाद में त या थ हो, तो यहां पे थ है, तो ये नियम कहता है मूर्धन्य से के बाद में त थ के होने पर त थ बदल जाएगा ट ठ में, त बदल जाएगा ट में, और ठ बदल जाएगा ठ में। तो यहां पर हम बदलें तो ये प्र, टी और ये स और थ बदल जाएगा ठ में, तो ये ठ और ये था का ठा और न, प्रतिष्ठान। तो ये नियम नंबर 4 और ये 5 दोनों अंतर संबंधित हैं। और छठे नियम की बात करें तो छठा नियम ये कहता है हमें, क्या कहता है देखें, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन क वर्ग और ट वर्ग, क ट त और प वर्ग स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं और कुल 20 होते हैं। तो मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो, तो जो ये स्पर्श व्यंजन के हिसाब से जिस वर्ग का वो स्पर्श व्यंजन है, चाहे क वर्ग का हो या ट वर्ग का हो या त वर्ग का हो या प वर्ग का हो, उसी वर्ग के हिसाब से ये पंचम जो ये मैं जो है ये उसी वर्ग का पंचम वर्ण बनेगा। जैसे यहाँ सम प्लस घटन है, ये सम प्लस ये जो गठन है, ये अपना स्पर्श व्यंजन हुआ और ये मैं हुआ। तो इस स्पर्श व्यंजन के हिसाब से ये मैं इसी वर्ग का पंचम वर्ण बनेगा। जैसे ग का ग क ख ग घ और घ, इसका पंचम वर्ण होता है ये वाला शब्द, तो मैं बदल जाएगा इसमें, स मैं इसमें बदल गया, और ये गठन, तो
इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा संधि करने पर संगठन। मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो तो स्पर्श व्यंजन के अकॉर्डिंग मैं पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब दोस्तों नियम नंबर 7 आ जाता है, जो ये हमें कहता है कि त और द के बाद में चाहे त भी हो या द भी हो, कोई भी हो, उसके बाद में अगर ये वर्ण है, ये वर्ण कौन से, ये च, छ, ज, ट, ड, ल, ह और स हो, तो संधि करने पर क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन यह होगा कि त और द ये दोनों कोई भी हो, ये हो तो ये बदल जाएगा, ये हो तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। किसके अकॉर्डिंग? इन वर्णों के अकॉर्डिंग। कैसे? जैसे ये च हुआ तो ये दोनों वर्णों में से कोई भी च बन जाएगा, ये च हुआ तो ये च बन गया। उसी प्रकार छ हुआ तो भी ये द च बन जाएगा, और ज हुआ तो ये ज बन जाएगा, ट हुआ तो ये भी ट बन जाएगा, और ड हुआ तो ये भी ड बन जाएगा, ल हुआ तो ये भी ल बन जाएगा, ये ल। और त द के बाद में है हुआ तो त द और है ये तीनों मिलके ध बन जाएंगे, ये ध। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये ध। और छ हुआ तो तीनों मिलके ये छ बन जाएगा, छ, ये छ। जैसे उत, त, उत, यहाँ हलंत, और ये सा, ये स। तो इसका क्या होगा? उ छ बनेगा, ये तीनों मिलके ये छ बन गए, ये छ और ये आ की मात्रा और ये सन, तो इसकी संधि हो जाएगी उच्छासन। उसी प्रकार उत प्लस हार, ये त है और इधर हार है, त द के बाद में है हो तो वो ध, ये इस ध में बदल जाता है, तो संधि ये होगी अपनी उ, त और हा, ध और धा, उधार, उद्धार, ये संधि होगी साथियों। 7वां नियम अपना हो गया।